Hello everyone, welcome to my channel Antinet Commerce Classes. Today I will discuss कंट्रोलिंग. आज हम कंट्रोलिंग का मतलब पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है कंट्रोलिंग, बिजनेस मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का क्या रोल होता है. ठीक है जी, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं कि हम कंट्रोलिंग किस तरह कर सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट में फर्म में. ठीक है जी, इसका मीनिंग पढ़ते हैं. कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस टुवर्ड द अकॉम्प्लाइजमेंट इज गोल्स. कहते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, देखना होता है कि क्या वे अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड वो काम कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं. ठीक है जी, इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग करना होता है. ठीक है, इसमें मेज़र करना होता है. जैसे कि हमने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड किया, स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर दिया, उसके बाद हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने क्या की. ठीक है, उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जो भी डेविएशन निकल के आता है उसके लिए क्या कर लेते हैं, करेक्ट एक्शन लेते हैं. उनके कॉज को फाइंड आउट करते हैं कि हमने जो एम्प्लॉयज़ को जो भी स्टैंडर्ड वर्क दिया था उसने इतना काम क्यों नहीं किया. ठीक है जी, क्या रुकावटें आए, वो सब क्या होता है, कंट्रोलिंग में आता है. इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग करना. ठीक है जी, ताकि हमारा जो वर्क है वो करेक्ट डायरेक्शन में जा सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके. ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं. कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प टू चेक द एरर इन ऑर्डर टू टेक द करेक्ट एक्शंस. ये क्या करता है, ये एरर फाइंड आउट करता है कि हमने जो स्टैंडर्ड वर्क दिया था और जो हमारा एक्चुअल वर्क है उन दोनों में क्या डिफरेंस है. अगर डिफरेंस है तो क्यों है, ये करेक्ट एक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं. इसमें यही बताया गया है. इसका फीचर पढ़ते हैं. कहता है कि कंट्रोलिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग हमने आज कर दी तो हम कल नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू चलती रहती है. उसके बाद बताता है ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है. ठीक है, ये क्लोजली लिंक होता है प्लानिंग से. ठीक है जी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड किस में डिसाइड करते हैं, एज अ प्लानिंग होता है ना कि हमने ये इतना काम करना है, इतना करना है, ऐसे करना है, सब कुछ प्लानिंग से ये लिंक करता है. कहता है कि ये टूल है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़. ठीक है जी, एंड टू एंड प्रोसेस है, सबसे लास्ट में आती है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है. ठीक है जी, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, हम मैच करते हैं. ठीक है जी, पॉइंट आउट करता है एरर एंड एजुकेशन प्रोसेस. इसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया कि हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया होता है, स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और जो भी एरर होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, देन करेक्ट एक्शन लेते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं. उसकी डेफिनेशन के बेस पर ही, उसकी मीनिंग पे बेस पर भी इसके फीचर्स आ गए. चलिए पढ़ते हैं. और ये कहता है कि ये मिनिमाइज़ करता है कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे करता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम करें. अगर वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. हम अपने स्टैंडर्ड को भी अचीव कर पाएंगे, टाइम भी सेव हो जाएगा. ठीक है जी, मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम भी अच्छा होगा. ठीक है जी, इसमें हम कंट्रोल करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से. ठीक है जी, अगर हमारा कोई एरर फाइंड आउट होता है तो हम क्या करते हैं, करेक्ट एक्शन लेते हैं ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को आसानी स्मूथली अचीव कर सकें. उसके बाद हम इसका प्रोसेस पढ़ते हैं. कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि एक एम्प्लॉई ने इतने घंटे में इतना काम करना है. जैसे कि उसको 8 घंटे दिए गए, 8 घंटे में उसको 300 गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है. जो भी कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कंपनी वाले, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है. ठीक है जी, ये क्वान्टिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है. मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी उसने काम किया है एम्प्लॉयज़ ने उसको हम मेज़र करते हैं. ठीक है, जो उसका काम हुआ, बोलो कि जैसे 8 घंटे में हमने 300 यूनिट उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दी थी. अब उसने मैन्युफैक्चरिंग की केवल 200 यूनिट, तो उसने 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, तो मतलब हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कुछ एरर है. तो उस एरर को फाइंड आउट करते हैं, देन करेक्ट एक्शन लेते हैं. चलिए एक बार इसका और पढ़ लेते हैं. कहते हैं कि मेजर द परफॉर्मेंस. जो उसने काम किया एम्प्लॉय ने उसको मेजर करते हैं, फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से उसका कंपेयर करते हैं, जो एरर होती है उसको फाइंड आउट करते हैं और करेक्ट एक्शन लेते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है. फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, करेक्ट एक्शन लेने के बाद यूज़ इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम द प्रोसेस टू सेट अप द फ्यूचर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. जैसे कि हमने उसको काम दिया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस से हमने उसको कंपेयर कर लिया, उसमें एरर फाइंड आउट की. ठीक है जी, हमने उसको करेक्ट एक्शन लिया कि हाँ भाई अगली बार से ऐसा वो नहीं करेगा अगर हम ये एक्शन लेंगे तो. और उन एक्शंस को फ्यूचर में जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं तो उनको माइंड में रखते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, मशीन ख़राब हो गई थी या कुछ भी हो गया था, इसलिए उसका स्टैंडर्ड जो है वो जो उसका एक्चुअल वर्क है वो स्टैंडर्ड वर्क से मैच नहीं कर पाया था, क्यों नहीं कर पाया था, उन सब बातों को याद रखते हैं. उन सब इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर में स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं.
ठीक है जी। फिर इसका थर्ड स्टेप यही है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और डेविएशन का एनालिसिस करते हैं, कॉज जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि क्यों आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, करेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है जी, क्यों, ताकि वो फ्यूचर में वो स्टैंडर्ड जो है वो हम गेन कर पाएँ और जो हमारा डेविएशन है वो नहीं आए। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। कहते हैं कि ये बेस प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। कहते हैं कि कंट्रोल इज़ ओनली मीन टू इंश्योर दैट द प्लान बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट। कंट्रोलिंग का केवल यही मतलब नहीं होता है कि प्लान प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, ये मेजर करता है प्रोग्रेस को, कि जो वर्क है हमारा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी जो डेविएशन है वो आ रही हैं, हम क्या करेक्ट एक्शन ले सकते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेक्ट ट्रैक पर चले। ठीक है जी, अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाए, ये इसीलिए बेस होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। ठीक है जी, इस कीप एक्टिविटी ऑन द राइट पथ। ये सारी एक्टिविटीज़ को किस पर रखता है, राइट पथ पर रखता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने गोल को आसानी से पा सके। और ये करता है कि जो भी अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई रॉन्ग ट्रैक आता है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है, ताकि उसको कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके और लॉस ना हो, वेस्टेज ना हो, वर्कर अच्छा स्मूथली अपना काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाए। तो इसमें क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ द गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। इसका मतलब होता है कि अथॉरिटीज़ का क्या करना, बांट देना। ठीक है जी, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए हमने क्या करना होता है, सिस्टम को डेलीगेशन करना होता है अथॉरिटीज़ का, ताकि जो जैसे कि एक सबऑर्डिनेट होता है, सुपीरियर होता है, सुपीरियर के पास बहुत सारा काम हो जाता है, तो उसको क्या कर देता है, वो अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर देता है। कोई एम्प्लॉयज़ को कोई काम दे देता है, किसी एम्प्लॉय को कोई काम दे देता है, तो उसका क्या होता है, अच्छे से उसका जो काम है वो हो पाता है, वो मेन एक्टिविटीज़ पर अपना ध्यान ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है और एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होता है ताकि उसको काम मिल रहा है। ठीक है जी, उसको ये लगता है कि हाँ मेरी भी इंपॉर्टेंस है इन अ कंपनी, तो वो भी मोटिवेट होता है और अपना काम अच्छे से कर पाता है। उसके बाद होता है बेस फॉर फ्यूचर एक्शंस। कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है फीडबैक इन्फॉर्मेशंस एंड रिवील करता है शॉर्ट कटिंग इन प्लान्स। इट हेल्प प्रिपेयरिंग द बेटर प्लान इन फ्यूचर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल अनटिल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन टाइम टू टाइम एनीथिंग्स। कहते हैं कि ये फ्यूचर प्लान बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमने आज टेंडर बनाया, फिर उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, फिर उसका जो डेविएशंस थी वो निकाली, फिर करेक्ट एक्शन लिए, तो क्या प्रोवाइड की इसने, अब हमें इसने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हम इन फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करें। ठीक है जी, तो ये फ्यूचर एक्शन प्लान के लिए भी बेस प्रोवाइड करता है। डिसिप्लिन एंड ऑर्डर्स। कहता है कि वाइल परस्यूइंग द गोल्स मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट ऑफन कमिट मिस्टेक्स। एक कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है चेक करने में, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर दे आर टर्न सीरियस नेचर्स। कहता है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई भी क्या आई, कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी क्या आई, मतलब कोई मुसीबत आई, कोई प्रॉब्लम आई इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको स्मूथली वो अच्छे तरीके से हो जाए, वो सीरियस केस ना ले, उससे पहले ही उसे सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम में ये हेल्प मिलती है इस कंट्रोल सिस्टम से, ताकि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई, काम प्रोडक्शन करने में कोई मिस्टेक आई या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई, तो उसको हम आसानी से क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल करने का मतलब है उसको डायग्नोसिस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए और वो प्रॉब्लम जो है सीरियस केस ना ले। ठीक है, उसके बाद है प्रमोट ऑफ द कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल वगैरह, तो सबका जो कंट्रोल होता है उनकी एक्टिविटीज़ का, तो उनसे क्या होता है, उनमें कोऑर्डिनेशन आता है और काम जो है स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कॉप विद अनसर्टेनिटी एंड चेंज। एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एवर चेंजिंग। ठीक है जी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है और चेंज होता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप वॉचफुल आई ऑन सच डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली। ये कहता है कि जो कंट्रोलिंग हेल्प प्रोवाइड करता है कि जो भी मिस्टेक्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रोक सकें ताकि वो सीरियस केस ना ले सकें। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी और चेंज में को भी ये मेजर करने में हेल्प करता है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद पढ़ते हैं बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉय।
हर एक एम्प्लॉइज़ को पता होता है कि उसका ये स्टैंडर्ड है, उसको क्या काम करना है, कितना करना है, उसका कितना स्टैंडर्ड है, जिससे उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेज़र की जाएगी। तो ये सब जो हेल्दी एटीट्यूड होता है वो उसके मोरल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसमें स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो सिचुएशन में जो चेंज है या फिर कोई चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको वो आसानी से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी, और प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कि किस किस पॉइंट पर हमने कंट्रोल ज़्यादा करना है। ठीक है जी। और गुड या बैड कंट्रोल के बारे में प्रिंसिपल ऑफ एक्सेशंस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल फ्यूचर कंट्रोल, इंडिविजुअलिटी कंट्रोल, किस जो कुछ है वो मैनेजर को इंडिविजुअली क्लियर समझ आना चाहिए तभी वो कंट्रोल कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस, ठीक है जी, अगर कोई भी एरर फाइंड आउट हुई है तो उसको करेक्ट एक्शन लेना ज़रूरी होता है, इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं काइंड ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट टू बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल एलिमेंट्स के बेस पर। ठीक है जी। ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट टू बी कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट टू बी कंट्रोल, इसमें आता है ऑपरेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है जी। फिर आता है ऑन द बेस ऑफ स्टेज एट विच कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ स्टेज एट विच कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, इसमें होता है फीड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एंड कंकरेंट कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल। ठीक है जी। इतने टाइप्स होते हैं इसके। चलिए पढ़ते हैं ऑपरेशन कंट्रोल क्या होता है। ऑपरेशन कंट्रोल में होता क्या है कि इसमें हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से हो। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल जॉब पर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल पर हम ध्यान देते हैं, या फिर प्रोडक्शन कंट्रोल पर, या फिर स्टॉक कंट्रोल पर, सप्लाई कंट्रोल पर। ठीक है जी। या फिर हम कॉस्ट कंट्रोल पर, या फिर बजटरी कंट्रोल पर। इसके फीचर होते हैं, ये बेस करता है प्रोसीजर्स और रूल पर। ठीक है जी। और ये प्रोग्राम, इट इज़ ए प्रोग्राम इन एडवांस, वेरी लिटिल मैनेजर जजमेंट रिक्वायर, मैनेजियल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। ये फोकस करता है मेंटेनिंग द इंटरनल स्टेबिलिटी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर यूज टू इंश्योर कंप्लीशंस विद द सिस्टम्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ कंसीडर एज फिक्स और गिवंस। उसके बाद पढ़ते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब होता है टोटल कंट्रोल। हम इसमें पूरे मैनेजमेंट का कंट्रोल का मतलब होता है टोटल कंट्रोल देखते हैं, टोटल मैनेजमेंट का कंट्रोल देखते हैं। ठीक है जी। ना कि इंडिविजुअल कंट्रोल। ये कहता है कि ये बेस करता है, इसका बेस होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ का बेस होता है। इसमें स्टैंडर्ड आर नॉट मच क्लियर नहीं होते, और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व करता है कंट्रोल ऑन नॉन रूटीन एंड वेरिएबल एक्टिविटीज़ पर। ठीक है जी। इसका हम डिफरेंस पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो ऑपरेशन कंट्रोल होता है उसमें होता क्या है, एक इंडिविजुअल जॉब को देखते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, टोटल मैनेजमेंट को देखते हैं। ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को फोकस करता है, ये टोटल मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर्स और रूल होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी होती हैं, एक्शन ओरिएंटेड होता है। और इसमें क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। इसका होता है इन्वायरमेंट, मतलब फेसिंग द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे होते हैं उनको फेस करना होता है मैनेजमेंट कंट्रोल में। ठीक है जी। और उसके बाद बढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेज एट विच कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। स्टेज के बेस पर कंट्रोल सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। नंबर 1 फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसका मतलब होता है इट प्रेफर टू द कंट्रोल सिस्टम विच इज़ एंटिसिपेट द प्रॉब्लम बिफोर दे आर एक्चुअली अकर। कहते हैं कि इसमें हम जो भी प्रॉब्लम फ्यूचर में हमें आने वाली है उसको पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रेडिकेट कंट्रोल सिस्टम, मतलब पहले से ही उसका प्रेडिकेशन लगा लेना। उसके बाद होता है कंकरेंट कंट्रोल। कंकरेंट कंट्रोल इसमें होता क्या है, इट प्रेफर टू द कंट्रोल सिस्टम विच इज़ एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस होता है जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो भी एरर आती हैं उन सबको तभी ही ख़त्म कर दिया जाता है ताकि वो सीरियस केस ना ले। ठीक है जी। ताकि वो डैमेज ना कर पाएँ लार्ज स्केल पर, तो इसलिए उनको तभी ही कंट्रोल कर लिया जाता है।
उसके बाद पढ़ते हैं फीडबैक कंट्रोल। इट प्रेफर टू द कंट्रोल सिस्टम विच इज़ मेजर रिजल्ट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसेस। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम मेज़र करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या एरर्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है जी। तो उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कंट्रोल के टाइप्स। उसके बाद पढ़ते हैं कि हम कंट्रोल की कितनी टेक्निक्स होती हैं, हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिसके बेस पर हम कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसको अच्छे स्मूथली आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि हमारी कंट्रोल की टेक्निक्स होती हैं दो तरह की। एक तो होती है ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक, एक होती है मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स में क्या आता है, बजटरी कंट्रोल आता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आता है, स्टैटिकल डेटा आता है, स्पेशल रिपोर्ट आती है, ऑपरेशनल ऑडिट, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ये सब किस में आती हैं, ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स में आती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स में आती हैं जीरो बेस्ड बस्टिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस जिसमें आता है प्रोग्राम इवेल्यूएशंस एंड रिव्यू टेक्निक जिसको हम PERT बोलते हैं, एंड क्रिटिकल पथ मेथड जिसको हम CPM बोलते हैं। ये सब कंट्रोल की टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बोल कर बताई। इसको हम 1 बाय 1 इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर सिस्टम होता है जिससे हम मैनेजर कंट्रोल करते हैं। इट एम एंड कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ बजट। इसका एम होता है कंट्रोलिंग करना है बजट की हेल्प से। इसमें हम बजट बनाते हैं, ठीक है जी। किसी काम जैसे कि बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल स्टडी ऑफ द बजट कंट्रोल सिस्टम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड 3 टर्म हैविंग द सिमिलरिटी। कहते हैं कि हमने बजट कंट्रोल या बजटरी कंट्रोल का मीनिंग पढ़ने से पहले 3 जो वर्ड हैं उनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बजट, बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल। बजट होता क्या है, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है ऑफ द प्लान ऑफ द एक्शंस। कि क्वांटिटेटिव कि हमने ये हमारा ये प्लान है, ठीक है जी, क्वांटिटेटिव, ठीक है। इट मीन दैट द बजट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव आउटलाइन ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर्स। कि हमने फ्यूचर में करना क्या है उसके लिए एक आउटलाइन होता है जिसको हम बजट बोलते हैं। बजटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट। बजट को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को बजटिंग कहते हैं। In the other word, budgeting means collecting all the relevant information and figures and giving them the form of the descriptions. Budgeting का मतलब होता है कि सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना जो कि बजट से बनाने से रिलेटेड थी, फिगर्स जो भी रिलेटेड थे उन सबको इकट्ठा करना और उनको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म देना। ठीक है जी। बजट को प्रिपेयर करने से पहले जो प्रोसेस होती है बजट को प्रिपेयर बजटिंग होता है, प्रोसेस है जिससे बजट प्रिपेयर होता है। ठीक है जी। टूल किट बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है इट प्रेफर टू द टेक्निक ऑफ कंट्रोल विच यूज बजट एज ए मीन ऑफ कंट्रोल्स। ये टेक्निक्स को बताती है कंट्रोलिंग की जिसमें हम बजट को यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए। बजटरी कंट्रोल का मतलब पढ़ते हैं इट इज़ अ सिस्टम विच यूज़ बजट एज ए मीन ऑफ कंट्रोलिंग। जो बजट को यूज़ करती है कंट्रोलिंग के लिए। इट मीन दैट व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज आर सॉट टू बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ बजट, इट इज़ कॉल्ड द बजटरी कंट्रोल। कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है जी, उन जिसमें हम बजट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ बजट, उसको हम बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। इसके बाद इसका फीचर पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं बजटरी कंट्रोल का फीचर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए होते हैं उनसे हम एक्चुअल वर्क को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ द डेविएशंस। डेविएशन एनालिसिस का मतलब होता है हमने एक्चुअल को स्टैंडर्ड वर्क से कंपेयर किया और जो भी डेविएशन हुआ उसका फाइंड आउट किया और उसका फुली स्टडी की। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं करेक्टिव एक्शंस। जो भी हमने डेविएशन फाइंड आउट किया उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है जी। रेमेडियल एक्शन सजेस्ट करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं बजट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के लिए बजट प्रिपेयर किए जाते हैं कि आपने इस एरिया में रहकर इस आउटलाइन को फॉलो करना है। इस सबको हम क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। अगर उसको हम सारे बजट को क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद होता है बेस फॉर फोरकास्ट। बजटरी कंट्रोल प्रोसेस बजट आर प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का बेस पर ही हम बजट जो है प्रिपेयर
करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल को फॉलो करने के लिए 4 स्टेप को हमने फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट पॉलिसी गाइडलाइन, हमने गाइडलाइन तैयार करनी होती है। ठीक है जी। कहता है कि जब हम डिपार्टमेंट वाइज गाइडलाइन देखते हैं तो हम क्या क्या अपने माइंड में रखते हैं, इकोनॉमी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, इन सब को हम अपने माइंड में रखते हैं और उनके बेस पर हम कॉमन गाइडलाइंस इशू करते हैं। ठीक है जी, जिसको सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो होते हैं उनको उन कॉमन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड द बजटिंग्स। फिर हम सारे डिपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के लिए क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। ठीक है जी। वो सब जैसे कि हमारा सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उन सब के लिए हम बजट बनाते हैं। फिर रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, हमने बजट बना दिया, उसके बाद जो भी हमारा वेरिएंस आया उस चीज़ के बारे में हम बताते हैं कि क्या डिफरेंस आया है, ठीक है, क्या वेरिएंस है, उसके बारे में रिपोर्टिंग देते हैं। जितना भी हमने उसको एक्चुअल वर्क था और उसका जो बजट फिगर था उन दोनों को कंपेयर करके जो भी डेविएशन आया उन सबको कंपेयर करते हैं, फिर रिपोर्टिंग देते हैं एंड रिव्यू द फॉलो अप।